नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। विगत दिनों सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ नेता, बल्कि यूं कहे महासचिव, सर्वोच्च लीडर बासव राज की हत्या हो गई। पुलिस ने इस मुठभेड़ में उनको जिंदा पकड़ करके मार डाला। ये माओवादियों के प्रेस नोट से जाहिर। पुलिस तो झूठ बोलती है, सच बताती नहीं है क्या हुआ। वो हर घटनाओं को उद्धृत रूप में प्रस्तुत करती है। बहरहाल इस घटना के पूर्व जो चीजें सामने आई थी वो ये था कि लगातार सीपीआई माओवादी की तरफ से युद्ध विराम की बात चल रही थी, शांति वार्ता की बात चल रही थी, ceasefire की बात चल रही थी। और इसमें इसके लिए माओवादियों की तरफ से युद्ध विराम का एक घोषणा किया गया था कि हम पुलिस पर हमला नहीं करेंगे। बावजूद इसके पुलिस ने उनके सर्वोच्च लीडर बासव राज को घेर कर मार डाला और उनके साथ में अन्य 27 साथी भी मारे गए। इसी बीच में एक घटना और होती है, और वो घटना है आपको भारत पाकिस्तान के बीच का क्लैश। पहलगाम में 26 से लोग जो घूमने गए हुए थे उनकी हत्या कर दी गई 4 आतंकवादियों के माध्यम से। इसके बाद मोदी सरकार ने एक सिंदूर जैसा एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और लॉन्च के बाद उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में भी सिंदूर घूम रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान के साथ में कुछ मामले हुए, क्लैश हुए। बाद में जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री है, उन्होंने कहा कि हम पहले सूचना दे दिए थे, हम आप पर अटैक करने वाले हैं। और फिर बाद में वहां सीज फायर हो गया। ये ट्रम्प का कहना था कि मैंने सीज फायर करवाया। तो सवाल उठता है कि जब आप पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर सकते हैं, तो अपने ही देशवासियों के साथ सीज फायर क्यों नहीं कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ है सुब्रतो चटर्जी, राजनीतिक विश्लेषक है और वाम राजनीति पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। हम उससे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो सरकार पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर सकती है, वही सरकार अपने ही देशवासियों के साथ सीज फायर क्यों नहीं कर सकती? सुब्रतो जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है समर भूमि में। धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का। जी सुब्रतो जी, एक सवाल मेरा रहेगा आपसे कि आप चीजों को काफी लंबे समय से देख पा रहे हैं, किस तरह से भारत पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है, या फिर इस दरमियान में भारत के साथ एक भी दुनिया का देश नहीं आया। खैर, जब भारत पाकिस्तान के साथ सीज फायर आप कर सकते हैं, शांति वार्ता हो सकती है, तो माओवादियों के कांटे लगे हुए हैं, इनके साथ वार्ता क्यों नहीं हो सकती है? देखिए, भारत और पाकिस्तान में सीज फायर जो है वो तो अमेरिकी दबाव में हुआ। अब जाकर दोनों देशों के नेता, खासकर हमारे मोदी जी जो कहते रहे, उनकी बातों पर कोई भरोसा करता नहीं। ट्रंप ने एफिडेविट देकर, ट्रंप सरकार ने न्यूयॉर्क के कोर्ट में दे दिया कि हमने युद्ध रुकवाया, सीज फायर करवाया, ट्रेड वॉर की धमकी देकर, ट्रेड में कट करने की धमकी देकर। ये बात जगजाहिर है। इसीलिए भारत पाकिस्तान के अंदर में सीज फायर जो है वो एक थोपी हुई व्यवस्था है, जिसके बारे में बात करने का कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट लीडरशिप है देश के, तो झूठ के सिवा कभी कुछ बोलते ही नहीं है। झूठ के सिवा बोलने की बात नहीं है, वो झूठ को ही जीते हैं। जहां तक रहा सवाल माओवादियों से वार्ता करने, तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, गुरु गोलवलकर जो इनके आदर्श, उनके नजर में सबसे बड़े दो दुश्मन हैं। एक है मुसलमान, एक है कम्युनिस्ट। गुरु गोलवलकर ने अपने बंच ऑफ थॉट्स, जिसको जो किताब है उनकी, वो किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से ये उल्लिखित है कि संघ के सबसे बड़े दो दुश्मन हैं। एक है मुसलमान, दूसरे हैं कम्युनिस्ट। तो जो आप सबसे बड़े दुश्मन से कैसे बातचीत कर सकते हैं? तो आप उनसे लड़ेंगे ही ना। रहा सवाल वैचारिक स्थिति को, अगर 2 मिनट के लिए छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि किताबों में तो बहुत कुछ लिखी रहती है, और जो प्रैक्टिकल राजनीति होती है उसमें
समय समय पर, जरूरी नहीं कि किताब में जो लिखी हुई है, जैसे लेनिन के स्टेट एंड रेवोल्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको अक्षरशः पालन तो भारत के कम्युनिस्ट नहीं कर पाएंगे, या चीन के कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं कर पाएगी। उसी तरह से गोलवरकर ने जो लिखा है उसका अक्षरशः पालन तो मोदी सरकार भी नहीं कर पाएगी। यहीं पर सवाल उठता है कि वो कौन सी प्रैक्टिकल मजबूरियां हैं जिसके चलते माओवादियों के साथ भारत की कोई भी दक्षिणपंथी सरकार किसी भी तरह की वार्ता नहीं कर पाएगी, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे और किसी दक्षिणपंथी दल की हो। ये वर्गों के हित का टकराव है। बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि माओवादी जो है जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या जल जंगल जमीन को बचाना बस्तर इलाके तक ही सीमित है? क्या भारत के या देश के दूसरे भाग में बस्तर गढ़चिरौली से आगे कहीं पर जल जंगल जमीन का संकट नहीं है? यह संकट मतलब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस की दुहाई। जैसे भी हाल में हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी कैंपस में हजारों पेड़ काट दिए गए। वो पेड़ भी तो किसी जंगल का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद वहां पर पेड़ की कटाई रुकी। आप झारखंड के जंगलों में चले जाएं, या आप एक चीज, सिंपल सा चीज स्टडी कीजिए। आज बिहार में जंगल क्षेत्र का प्रतिशत 3%, 2 है जंगल, बिहार के पूरी भू क्षेत्र का। कभी ये 13% हुआ करता था। ये 13% से घटकर 3%, 3.2% क्यों आ गया? मैं उस बिहार की बात कर रहा हूँ जो संयुक्त होते हुए भी दक्षिण बिहार यानी झारखंड जो आज है उससे अलग। तब भी वहां पर 13% वन भूमि हुआ करता था। आज कहाँ है? वो वन भूमि की कटाई क्यों हुई? इसलिए कि जोत पर कृषि योग्य भूमि की जरूरत बढ़ती चली गई। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ हमारे देश का औद्योगिक विकास हुआ नहीं, लोगों को रोजगार कहीं मिलता नहीं, तो जमीन पर निर्भरता जो है, कृषि पर निर्भरता बढ़ती चली गई। जब कृषि पर निर्भरता बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य तो जंगल काटकर ही कृषि योग्य भूमि बनाता आया है हजारों सालों से। तो ये प्रक्रिया चलती रही और वन भूमि का संकुचन होता गया। यह एक एस्पेक्ट है। अब आइए दूसरी बात। जो बस्तर, गढ़चिरौली या झारखंड के जो मिनरल रिच एरियाज हैं, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, उनकी दुहाई करने के लिए एक इंडस्ट्रियल लॉबी, औद्योगिक लॉबी बैठी हुई है। इस औद्योगिक लॉबी का काम क्या है कि देश के संसाधनों की निर्मम दुहाई और उसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, कैसे उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। अब माइंस खोलने के लिए तो जंगल काटने पड़ेंगे। बिना जंगल काट के तो आप माइंस नहीं खोल सकते। अब बिना माइंस खोले हुए आप कोयला नहीं निकाल सकते, लौ या आयस नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो ये जो लॉबी, ये जो ताकतें हैं, इन ताकतों की मंशा के विरुद्ध माओवादी आज लड़ रहे हैं। वो देश के संसाधनों को बचाने की लड़ाई में है। वो सिर्फ अपने जल जंगल और जमीन की लड़ाई एक बहुत ही ऑर्डिनरी फ्रेज है, जिसके पीछे के निहितार्थ को समझिए। नदियां सूख रही, करोड़ों लीटर प्रति घंटे भारत जैसे देश में बिस्लेरी जैसे पीने का पानी का उत्पादन हो रहा है। 7 लीटर शुद्ध पानी से 1 लीटर बिस्लेरी बनता है।
अब आप समझ लीजिए बाकी पानी जो बर्बाद हो रहा है वो एफ्लुएंट होकर उन्हीं नदियों में जा रहा है जिन नदियों से ये पानी खींच रहे हैं या भूगर्भ जल खींच रहे हैं। तो जल संकट जो है ये एक बहुत बड़ा संकट है जिसके बारे में हमारी देश की जनता या सरकार, सरकार तो छोड़ो, सरकार तो मूर्खों की है, कोई जागरूकता नहीं है जनता में। जमीन, आदिवासी जो हैं किसी भी क्षेत्र में भारत की 8.2% जनता आदिवासी, 140 करोड़ के मुल्क में 8.2% का मतलब आप समझ रहे हैं, करीब करीब 10 करोड़। ये 10 करोड़ जनता जो है आदिवासी हैं, इनमें से अधिकांश जो है वो जंगलों में रहते हैं। तो जंगलों में रहने का इनका एक इकोसिस्टम है, इनकी एक अलग इकोनॉमी है, इनकी सामाजिक आर्थिक संरचना पूरी तरह से अलग है जो जंगलों में नहीं रहते उन लोगों से। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की आर्थिक संरचना जो होती है, सामाजिक संरचना जो होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। आप अगर हिमाचल जैसे स्टेट से में या कश्मीर जैसे स्टेट में, उत्तराखंड जैसे स्टेट में टूरिज्म इंडस्ट्री को खत्म कर दे तो वहां बचेगा क्या? दूसरी तरफ अगर आप उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा दें कि वहां का हिमालय दरकने लगे, लैंडस्लाइड होने लगे, नदियों में बाढ़ आने लगे और गांव के गांव खाली होने लगे, जो कि आज की रियलिटी है। हिमाचल प्रदेश के गांव का गांव खाली हो गए हैं, वहां लोगों को बिल्कुल। पता नहीं मिलता, तो वो कहाँ जाएंगे? जो इकोसिस्टम होता है किसी भी क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का, वो इकोसिस्टम वहां की विशेष परिस्थितियों के चलते बना रहता है और हर जगह की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। और चूंकि भौगोलिक परिस्थितियां अलग है तो वहां पर इकोनॉमी अलग तरीके से पनपती है। गुजराती मांस मछली नहीं खाते, लेकिन कच्छ में समुद्र के किनारे मछली पकड़ने का व्यवसाय बहुत जोर से होता है। ठीक है। इसी तरह के मछली विक्रेता के बेटा थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब आप देख लीजिए, समुद्र के किनारे जो क्षेत्र हैं अच्छा। वहां का इकोसिस्टम अलग है। तो जो नक्सली क्षेत्र हम लोग बोलते हैं, रेड कॉरिडोर बोलते हैं, ये रेड कॉरिडोर में भी एक अलग इकोसिस्टम है। अब वो अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप एक बासवराज मार दीजिएगा, 26 और माओवादियों को मार दीजिएगा, चारू मजुमदार को भी तो आपने मारा था 69 में। नक्सल मूवमेंट खत्म हो गया क्या? अच्छा, इस सवाल पाएंगे हम। सुब्रतो जी, एक चीज बताइए हमको आप, जब भारत पाकिस्तान के बीच में सिंदूर चल रहा था, जो मोदी के नसों में सिंदूर बहता है, तो उस दरमियान एक अभी ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया था, आपको जो कोर्ट में एफिडेविट उन्होंने दिया, न्यूयॉर्क की प्रोड्यूसर जिक्र आपने किया था, उसमें कहा था कि इसे अगर भारत पाकिस्तान से युद्ध चलता अगर, तो परमाणु बम विस्फोट हो सकता था जिससे लाखों लोग जान जाते। तो क्या लगता है आपको कि ये जो, चूंकि पाकिस्तान का परमाणु बम है, इसलिए उसके साथ आप सीज फायर कर लिए, बातचीत कर रहे हैं, और माओवादी के पास में परमाणु बम नहीं है, इसलिए इनको आप मार रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि माओवादियों के पास नहीं परमाणु बम हो जाता है, माता नहीं कीजिएगा उनको आप। नहीं 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 नहीं। देखिए, वो ट्रम्प जो है बतौलेबाजी भी बहुत करता है। अमेरिकी लोगों की आदत है। इराक के पास जैविक हथियार थे सद्दाम हुसैन के पास, इसीलिए हमने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को हटाया। जब इराक वार खत्म हो गया, सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई, तो पता चला उनके पास कोई जैविक हथियार थे ही नहीं, जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका गया था वहां पर। जी। उसी तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान देखो, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर वारहेड होना एक टेक्निकल बात मैं बताता हूँ। न्यूक्लियर वारहेड होना एक अलग चीज, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एक अलग चीज।
और न्यूक्लियर पेलोड को ले जाकर गिराने की क्षमता एक तीसरी चीज है। हम्म, इन तीनों चीजों में अंतर लोग नहीं समझते। न्यूक्लियर वॉरहेड का मतलब होता है मेरे पास एटम बम है। जैसे मैं एक साधारण आदमी हूं, मेरे घर में एक लाइसेंसी रिवॉल्वर हो सकता है ना। बिल्कुल लेकिन होने का मतलब तो नहीं है कि मैं उसको लेकर निकल जाऊंगा किसी की जान मारने के लिए। नहीं। इसे कहते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। भारत और पाकिस्तान के अंदर में एक बीच में एक संधि है जो 300 साल पुरानी है कि हम एक दूसरे पर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है। ये संधि क्यों हम्म, की गई? इसलिए कि भौगोलिक दृष्टि से अगर पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया, भारत मान लो गिरा देता है, कराची पर गिराता है, लाहौर पर गिराता है, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब उससे अछूता रहेगा? नहीं। जब एटम बम का विस्फोटन होगा तो वो देखेगा कि ये वो पाकिस्तान का पंजाबी है और ये भारत का पंजाबी है, वो तो दोनों को मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से अगर पाकिस्तान एटम बम गिरा दे तो फिर भी वही हालत रहेगी। इसीलिए हम्म, एटम बम का होने का मतलब नहीं है कि एटॉमिक वार हो जाएगा। नहीं, एटम वो का तो मतलब एटम यहाँ बम सवाल किसके यहाँ पास नहीं था। है? पूरे शीत युद्ध के दौरान और आज भी रूस के पास तो अमेरिका और चीन को मिलाकर जितने एटम बम है उससे ज्यादा है। हम्म, 2 साल से तो लड़ाई चल रही है। किसके साथ? जी यूक्रेन के जी। साथ। क्या एटम बम गिरा हम्म, दिया क्या? एटम बम होना अलग बात है, चलाना अलग नहीं। बात है, ये मैं, डॉक्ट्राइन। मेरा एक अलग मैं आ रहा दृष्टिकोण हूँ, था, मैं वो आ था रहा हूँ, मैं आ मजबूत रहा हूँ, कमजोर। जी जी। मैं आ रहा हूँ उस पर। जरा इस पॉइंट को स्पष्ट कर दें, क्योंकि हम्म, हमारे यहाँ तो जय बजरंग बली बोल के कूदने वाले लोग बहुत है ना। उनको बातें समझ में आती नहीं है कि फैक्ट क्या है। तीसरा जी। है डिलीवरी सिस्टम। तो डिलीवरी सिस्टम भारत के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी। हमारे पास ब्रह्मोस है तो उसके पास भी शाहीन है। तो यहाँ पर एक बैलेंस ऑफ पावर बन जाता है। तो जब बैलेंस ऑफ पावर बनता है तो वहां पर कभी भी एटॉमिक वार नहीं हो। अब आइए माओवादियों पर। माओवादियों के पास अगर एटम बम होता तो क्या भारत सरकार समझौता नहीं कर ली? ये सवाल एक प्रीपोस्टरस सवाल है, बेसिर पैर का सवाल हम्म, है। पहली बात तो ये है कि माओवादी कोई स्टेट नहीं है। माओवादी एक आंदोलन है। हम्म, उनके पास कभी एटम बम या किसी बड़े बम होने की संभावना उनके पास नहीं है। हाँ, एक बात मैं बता सकता हूं जो माओवादियों को भी सुनना चाहिए। अगर माओवादी पुलिस के छुल्ले सिपाहियों को अपना टारगेट में नहीं लेकर सचमुच के जो बड़े वर्ग शत्रु हैं उनको अपने टारगेट में लेते तब ये लड़ाई थम जाएगी। समझदार को इशारा काफी है। लेकिन पुलिस ही टारगेट तो आपका मारने कोई आती है ना। हम्म? पुलिस मारने के मारने लिए तो आती है, पुलिस ही आती है। उनसे लड़ो, वो अपनी जगह पर है। लेकिन असल निशाना किस पर साधना है, उसके लिए कैसी स्क्वाड तैयार करनी है, चाहे वो सुसाइड स्क्वाड हो चाहे कुछ हो। जो शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं व्यवस्था के, उनमें से 10-20 को जब तक आप नहीं मारोगे तब तक आप शांति नहीं पाओगे। मैं उसमें भी मैं एक बता दूं आपको कि चंद्रबाबू नायडू पर हमला उन्होंने किया था, जो कि जेड प्लस सिक्योरिटी में रहते थे वो, और उनको उड़ाने की कोशिश उन्होंने किया नहीं था, नहीं, बच गए, हुआ है, अलग बात है। हुआ है, मुझे मालूम है। कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को ही साफ कर दिया। जब साफ कर दिया तो उसके बाद वो जो ऑपरेशन कर रहे थे ये लोग, क्या नाम था? कगार। हाँ? नहीं कगार नहीं, ऑपरेशन। सरकार, सरकार जो अपनी तरफ से बनाई थी फौज, नाम भूल रहा हूँ। बस्तर फाइटर, या फिर ये जो है आपको टीआरजी।
नहीं नहीं नहीं, उस समय बनी थी एक, सरकार ने एक दल बनाया था माओवादियों से लड़ने के लिए। अच्छा, मैंने वो दल माओवादी, था, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था। हाँ हाँ, तो उनकी हम्म। कार्रवाई तो खत्म हो गई। हम्म। यह होता है, यह तो दुश्मन से डरना है तो उसके सर को निशाना बनाओ, पैर में निशाना साध कर तुम कितनी देर लड़ोगे। तलवा तलवा जुडुम बोलते थे उसको। सलवा तलवा जुलूम, जुडुम। सरवा जुलूम कहाँ है? जुडुम जुडुम। सरवा जुलूम आज कहाँ है? खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्यों डिसबैंड हो गया? क्यों सरकार को पीछे हटना पड़ा? देखो, ये सारी बातें एक क्षेत्रीय लेवल पर हम लोग करते हैं। जरूरत है कि पूरे देश के लोगों, माओवादियों के जो ऑब्जेक्टिव है, रास्ते, आप उस उनके रास्ते से इत्तेफाक रख सकते हैं, नहीं रख सकते। आप अहिंसक हो सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं, वो हम्म। आपका चॉइस है। लेकिन जैसे हिमांशु कुमार जैसे लोग गांधीवादी होते हुए भी नक्सलियों के साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? इसलिए कि वो नक्सलियों के कॉज के साथ खड़े हैं। जिस जी। कारण से वो लड़ रहे हैं उस कारण के साथ आपको खड़ा रहना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुब्रतो आप जी। गांधीवादी हैं या माओवादी हैं। जी बिल्कुल, सुब्रतो जी, एक सवाल ऐसा रहेगा आपको कि आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों के दरमियान में, आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, चाहे आप धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, या फिर आप यहाँ तक कि अ, अनशन करते हैं। फुनसुक वांगडू ने लद्दाख में किया था अनशन, किसी बात की सुनवाई नहीं होती। पटना में बीपीएससी छात्रों ने, अन्य लोगों ने काफी आंदोलन किया, पुलिस आकर के पीट पाट देती है, बुरी तरह से मारती है, टॉर्चर करती है, और कोई मांग मांग को सुनता भी नहीं है, मानता भी नहीं है। तो जब आप आंदोलन के विभिन्न स्वरूप, जो अनशन था, जो प्रदर्शन था, जो धारणा था, यहाँ तक कि हाँ हाँ, जो मोहल्ले में अगर लाइन डेमोक्रेटिक कट गई है आपकी। डेमोक्रेटिक वेज थे, ये तो जी, मैं कई बार यहाँ तक लिख मोहल्ले चुका में हूँ अगर कि लाइन, मोहल्ले में अगर लाइन कट जाए 4-5 घंटे, 10 घंटे या 2 दिन के लिए, आप धरना पर बैठ जाते हैं तो पीट देती है आपको पुलिस है। तो ऐसे में क्या लोगों के पास एकमात्र रास्ता बचता है हथियार उठाना ही है? उसी उसी विकल्प क्या रास्ते है? पर तो ले जाता है। मैंने एक बार एक पॉडकास्ट में कहा था अपने दर्शकों को कि मोदी सरकार के प्रति कम्युनिस्ट लोगों को बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, खास करके हथियारबंद कम्युनिस्ट लोगों को। क्योंकि मोदी जी। सरकार और मोदी के साथ खड़े हुए जो नीतीश टाइप की सरकारें हैं, वो तो लोगों को हथियार उठाने के लिए विवश कर रहे हैं। जी। ये तो होगा अगर आप डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो प्रोटेस्ट का रास्ता बंद करेंगे, तो आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। जब आप सरकार में होते हुए संविधान को नहीं मानते हैं, तो आप जनता को कब तक हम्म। संविधान और कानून का पाठ पढ़ाते रहेंगे? किस नैतिक अधिकार से? जी। आप नैतिक अधिकार खो देंगे एक दिन, और जिस दिन आपका वो नैतिक अधिकार चला जाएगा उस दिन जनता क्या करेगी? हथियार उठा इसमें दो लेंगे। दो दो अलग अलग स्थितियां बन सकती हैं। एक तो संपूर्ण अराजकता की स्थिति बने, हम्म। जो रिवोल्यूशनरी लीडरशिप के अभाव में संपूर्ण अराजकता की स्थिति बनती है, जैसा हमने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, हम्म। कई देशों में देखा। और अगर रिवोल्यूशनरी लीडरशिप के लोग की बातें लोग माने, तो वो एक रिवोल्यूशन के लिए निकल पड़ेंगे। दो ही रास्ते बचेंगे ना, हम्म। तीसरा कोई तो रास्ता जी, तो एक बचा चीज नहीं। हम, बिल्कुल, तो एक चीज हम जानना चाहेंगे कि अभी आपने अजंता की बात कहा है, और कई चीज कहा आपने। दो माओवादियों के दो महासचिव हैं, रहे हैं, एक शर्मंदार और एक वासवराज।
सर्वनंदा अपनी मौत के पहले, जब उनकी मृत्यु हुई थी, जिसको पुलिस ने मार दिया था थाना में, उनके मृत्यु के पहले उन्होंने एक लेख लिखा था देशव्यापी मैगजीन में। उन्होंने कहा था कि देश आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है, विशाल जन आंदोलन खड़ा होगा देश के अंदर में। और आंदोलन खड़ा होने के पहले ही 72 में उनकी हत्या कर दी जाती है। 75 के बाद जो है जेपी मूवमेंट शुरू होता है, जिसको नेतृत्व जेपी लोग करते हैं, नेतृत्व दिया जाता है उनके हाई हैंड में, सत्ता परिवर्तन होता है। बासव राज जो आज थे माओवादी के सुप्रीमो, सुप्रीमो का नाम सही नहीं होगा क्योंकि सुप्रीमो से कुछ पता नहीं है, महासचिव बोला जा सकता है। हाँ तो वही महासचिव थे। थे वो। जी जी बिल्कुल। तो महासचिव की जब शहादत होती है, इस समय भी देश के अंदर में एक ऐसी भयानक भूचाल की स्थिति है कि शायद लोग त्रस्त हैं सरकार के नीतियों के कारण। तो क्या आपको लगता है कि इसे जिस तरह से चारों मजूमदार अगर जीवित होते अगर, तो वो बीजेपी मूवमेंट को लीड कर सकते थे, उनकी शहादत के कारण वो बंद हो गया। क्या बिल्कुल लगता कर है कि सकते थे। आज जब माओवादी का नेतृत्व खत्म हो गया है, महासचिव, तो क्या लगता है कि ऐसे मूवमेंट को अगर बासवराव रहते अगर, तो बेहतर लीड कर पाते? अब लीड करना मुश्किल होगा उनके लिए उस नहीं परिप्रेक्ष्य में। ऐसी देखिए, जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है उसका आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। जेपी हम्म, नहीं रहते तो सीएम लीड करते। एक्चुअली जेपी नहीं रहते तो, और सीएम अगर जिंदा रहते तो जेपी होने के आने की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां ही नहीं बनती। पूछिए जी। कब? 1972 में जब सीएम को मार दिया गया, 1975 जब जेपी आंदोलन हुआ, इन 3 सालों में जो जिस तरह के असंतोष और विद्रोह की प्रवृत्ति लोगों में देखी गई थी, उसको हम्म, रिवोल्यूशनरी लीडरशिप एक अलग रास्ते पर ले जाती। जेपी आंदोलन अराजक तत्वों का आंदोलन था। जी बिल्कुल यही चीज बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि जब रिवोल्यूशनरी लीडरशिप के एब्सेंस में एनर्किस्ट लीडरशिप उभर जाती है, क्योंकि जनता को, भीड़ को एक लीडरशिप की जरूरत रहती है जिनके हम्म, माध्यम से वो अपने असंतोष और आक्रोश और विद्रोह की ज्वाला को शांत कर सके। डॉक्टर। अब इसमें दो ही जी। तरह के लीडरशिप मिलते हैं। ये एक रिवोल्यूशनरी लीडरशिप, दूसरा एनार्किस्ट लीडरशिप, अराजकवादी। तो जेपी जो आज हम श्रीलंका और इसमें कह रहे हैं, इसकी हम्म, पृष्ठभूमि तो जयप्रकाश नारायण ने 1975 में ही भारत में लिख दी थी। हम्म, वही तो पहला अराजक मूवमेंट था जिसमें इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चली गई, इमरजेंसी हम्म, लगानी पड़ी, उसके बाद भी वो चली गई। तो ठीक है, हम गणतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से उस गवर्नमेंट को उखाड़ दिए। श्रीलंका में क्या हम्म, हुआ, छोटा सा देश था, वो राजभवन पर कब्जा करके उसको हटा दिया। इन भगा दोनों दिया। में यही फर्क है, और तो कुछ है नहीं। तो हम्म, अगर वो रिवोल्यूशनरी लीडरशिप उस समय रहती तब होता। आज वासव राज की हम्म, मृत्यु से, हत्या से सबसे ज्यादा क्षति वामपंथी आंदोलन से भी ज्यादा क्षति हुई है। देश के लोगों के में जो आक्रोश है, उनको जो लीडरशिप चाहिए थी उस लीडरशिप का नहीं हुआ, हम्म, छिन जाना। अब भी हम्म, आंदोलन होगा, अभी विद्रोह होगा, मैं जानता हूं ये भारत विद्रोह में विद्रोह की आग सुलग रही है, होगा। लेकिन अब इसका हम्म। लीडरशिप कैसा होगा, यहाँ पर एक वॉइड, यहाँ पर एक शून्यता आ गई है। अगर आज जो हमारे संसदीय वाम वाले चुनापोटी सब हैं, हम्म। वो अगर अपना संसदीय वाम का मोह त्याग करके जनता के आक्रोश को लीडरशिप देने के लिए तैयार हो जाए, तो हमारे पास लेफ्ट लीडरशिप की कमी आज भी नहीं। एक चीज और वो भी आज था, भी कर सकते। माओवादियों के पत्र आया था, माओवादी जो पत्र आया था उसमें अनुसार भी, और जो सीएम के साथ परिस्थिति थी, सीएम जब जब हालत होती है उनकी है, तो पूरी पार्टी बिखर जाती है। लेकिन क्या लगता है कि आज माओवादी की जब लीडरशिप आसरराज की नहीं नहीं, होती पार्टी है, मृत्यु बिखर होती गई है, तो, तो पार्टी बिखर जाए? नहीं पार्टी बिखर गई तो 5 नई पार्टियां बन गई, हम्म, ग्रुप अलग अलग कहा गया।
लेकिन PWG बना, NCC बना, सारे पार्टी तो वार्टी वही बना। थे, सारे तो वही थे। इसलिए वो तो बीज छिटा गया, किसी इस जमीन पर गिरा, किसी उस जमीन पर गिरा, हर जगह हुए। बासवराज के होने से भी बिखरेगा या नहीं बिखरेगा ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन अभी जो स्थिति है मेरी जहां तक जानकारी है बिखरेगा नहीं। ये जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला। कारण ये है कि अच्छा अभी एक। हम्म, उनकी लड़ाई काफी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में है। हम्म, बतौल ब्रेख्त का एक नाटक था, हु इज ए लीडर। उसमें एक लीडर को मारा जाता है तो दूसरा आदमी यहाँ लाइन में खड़ा कर दिया शूटिंग स्क्वाड के सामने। पूछा गया तो हर आदमी बोलता रहा, सातों आदमी ने कहा आई एम लीडर। अब मारो किसको मारो। हम्म, तो लीडरशिप जिसको हम लोग कहते हैं ना, ठीक है संगठनिक क्षमता अलग अलग होती है लोगों की, लेकिन उसके अंदर से लीडरशिप निकल ही जाती है। क्या CM बनने के बाद नक्सल आंदोलन के लीडरशिप में कोई कमी आई? अलग नहीं। अलग जगह अलग अलग लीडरशिप बनी, यहाँ भी बनेगी। देखो लेकिन जब तक पार्टी वाद का रहेगा ढांचा वह टूट तब गया तक ना। प्रतिवाद रहेगा। पार्टी का ढांचा टूट गया ना। टूट CPI-ML के टूटती है। हजार सैकड़ों 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 टुकड़े हो गए, क्या माओवादियों के हाँ, भी टुकड़े हो जाएंगे? माओवादियों के भी टुकड़े हो सकते हैं, कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा अंदेशा अभी नहीं लग रहा है। कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, कुछ चीजें एक समय चीज पर और था। छोड़ना पड़ता जी जी बिल्कुल। वैसे भी मैं जो माओवादियों के जो पूर्व महासचिव थे, जो 18 में जिन्होंने पद को छोड़ा था अपने स्वास्थ्य के कारण से, गणपति, वो आज भी जीवित है। तो है। पूर्व महासचिव भी देख सकते हैं चीजों को, और नए महासचिव आप बन सकते हैं, ये एक चीज है, परिस्थिति आगे देखेंगे। लेकिन मेरा सवाल एक और रहेगा सुब्रतो जी। लगातार माओवादियों पर एक आरोप लगता रहा है, भारत सरकार लगाती रही है कि इसके पास जनता नहीं है, इसके पास लोग नहीं है, इसके पास तो क्यों बस मार रहे कुछ हैं? ढुल्ले तो स्क्वाड तो हैं, तो ये है। तो छोड़ दो ना, क्यों मार रहे हैं? जब इनके साथ कुछ है, तो कोई है ही नहीं, सब कोई आपके साथ है, तो इनको मारने की जरूरत क्या है? जब इनके पास साथ कोई नहीं है, मान लिया आप ही की बात सही है, मैं एक लीडर हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है, जनता नहीं है, तो मुझे मार के फायदा किसको है? जी, आप जब मार रहे हैं मैं तभी सवाल तो दूसरी आप जगह पर एडमिट है। कर रहे हैं कि इनके पास है। जी, इनके पास जब इनके लोग मासूदा की जो हत्या किए थे, उनके साथ 7 और कॉमरेड थे जो कि आंध्रा के थे या तेलंगाना के थे। इनके सबको लेने के लिए, पार्टी शरीक लेने के लिए आपको वहां से परिवारजन आए हुए थे। आपने उनको सब नहीं दिया और जला दिया आपने। तो क्यों जला दिया, क्या लगता है आपको है कि मतलब नहीं, और मामला था वो क्या? तो देखो इस गवर्नमेंट का ट्रेंड है। आपने देखा होगा यूपी में एक हरिजन लड़की का रेप हुआ, मर्डर हुआ, पुलिस ने उसके शव को परिवार परिजनों को नहीं दिया, उसको खुद ही जला दिया। वो लोग सोचते हैं कि इसमें अगर शव ले हम्म, जाएंगे तो उस शव को देखकर उनके संगी साथियों में या गांव के लोगों में या जंगल के लोगों में और बड़ी प्रतिक्रिया होगी। उस प्रतिक्रिया को करने के लिए, दबाने के लिए, उसकी संभावना को खत्म करने के लिए पुलिस जला देती है शव। अब सरकार कह रही है एक, कि इनके एक, साथ एक कोई है नहीं। जी, एक और चीज देखा गया था, जो पिछले दिनों भी जब माओवादियों के लोग शहीद होते रहे, मरते रहे हैं लड़ाई में, मुठभेड़ में, तो उनके सब जब जाता था आंध्रा में या तेलंगाना में, तो वहां पर बड़ी तादाद में लोग निकलते थे, उनके जुलूस में साथ निकलते थे, उनके पार्थिव शरीर यही के ये साथ जाते थे। इसी चीज को तो रोकना है। तो जी, लगता था कि बासठ राज के भी जाता, अगर सब लाखों लोग से जुटते, ये संभावना दिख रही थी। क्या ऐसा लगता है क्या? ये होना ही था, उसी संभावना को जी। खत्म करने के लिए ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की बात में खुद ही विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं इनके साथ कोई है नहीं, दूसरी तरफ आप उनके शव को भी देख रह सकते कि उनके पीछे हजारों लाखों लोगों का जुलूस निकल जाएगा। दोनों में से कोई एक ही बात अच्छा सच हो सुब्रतो जी, सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सुब्रतो जी, एक सवाल मेरा रहेगा आपसे कि ये जो माओवादियों के फसाद से जो हजारों लोग थे, जिनकी तादाद हथियारबंद संघर्ष में थे,
वे लोग सरेंडर करके पुलिस के पास जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये कमियां कहाँ रह रही है? क्या पैसे का लालच दे करके लाखों रुपए का इनाम नाम पर, करोड़ों रुपए के नाम पर जो देखो पुलिस आंदोलन में माओवादी तो रखी हुई है? बात माओवादी की नहीं है, आंदोलन में तो ये सब होगा। जब गांधी जी नहीं, विभीषण स्वतंत्रता पैदा किया जा लड़ाई, रहा है ना। जस्ट ए मिनट, जब गांधी जी हाँ। और लीडर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी तो संघी लोग हम्म, जाकर ब्रिटिश लोगों के सामने आत्मसमर्पण करते थे ना। जी। ये तो होता रहे, लोग मिलते अच्छा, जुलते सुनो तो रहेंगे, ये, लोग करते रहेंगे। जन आंदोलन जो है वो एक पानी की धार जैसी है। सवाल ये सुनो नहीं तो है ये कि कितने लोग आपको छोड़ गए, सवाल ये है कि आप कितनों को जोड़ सकते। जोड़ सके, बिल्कुल। असोची का सवाल और रहेगा आपसे। 1925 में दोनों ही पार्टी की स्थापना होती है, आरएसएस का भी और कम्युनिस्ट पार्टी का भी। आज एक सत्ता में है, आज एक संघर्ष में है। दूसरा सवाल मेरा रहेगा यहाँ पर इसी हिसाब से कि ये जो दोनों पार्टी एक साथ सत्ता में, मैंने आज सत्ता में है, इस जंगल में लड़ रहा है, तो क्या लगता है कि और बीच में कोई दिख नहीं रहा है? ना कांग्रेस दिख रही है, ना आरजेडी दिख रही है, ना कोई लेफ्ट दिख रहा है। सीधा सीधा संघर्ष का मामला इस रूप में दिख रहा है। तो क्या लगता है कि माओवादियों की जीतने की संभावना कितनी है, और आरएसएस की जीतने की संभावना कितनी लग रही है आपको? देखिए ऐसा है कि आप अगर आरएसएस भाजपा और माओवादियों में तुलना करते हैं तो एक हम्म, बेमानी तुलना है। देखो भारत की जो बहुसंख्यक जनता है वो धर्मांध, मूर्ख, अंधविश्वासी, इनको साथ लेकर चलना एक अलग बात है। और हम्म, भारत की एक विशेष जनता के एक विशेष भाग को कम्युनिस्ट डॉक्ट्राइन में शिक्षित करके उनको लड़ने के लिए प्रेरित करके सीधी लड़ाई में उतार देने में एक बहुत बड़ा अंतर है। यह तो हमेशा रहेगा। ठीक है, हम्म, माओ से तुम जब लॉन्ग मार्च किए तो कितने लोग थे उनके साथ? शायद लेनिन ने कुछ जब लड़ाई की कितने लोग थे उनके साथ लॉन्ग मार्च में? मुश्किल 25 लाख, हम्म, यही तो थे। चीन की हम्म, जनसंख्या तो उस समय भी 40 करोड़ थी। अरे छोड़। बाकी लोग किधर थे? जो निरपेक्ष निष्क्रिय थे थे वो तो भी मैदान सत्ता की के तरफ साथ से। में, व्यवस्था के साथ में थे। हम्म, हम लोग जब लड़ाई की बात करती हैं रोहित, तो लड़ाई को लड़ाई के बाइनरी में इसमें समझना पड़ेगा, डॉक्ट्रिन में समझना पड़ेगा। 140 करोड़ की जनता की रक्षा के लिए कितनी फौज है हमारे पास? 14 लाख। हम्म, मतलब एक फौजी कितने की रक्षा कर रहा है? 1 लाख की। जी, बिल्कुल। यही तो है। हम्म, 14 लाख फौजी ही तो 140 करोड़ के बिहाफ में लड़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम्म, 130 करोड़ लड़ रही है 10 करोड़ के फेवर बचाने के लिए। ये तो लड़ाई का नहीं। डॉक्टर ही नहीं। हम्म, सवाल ये नहीं है कि कितने लोग हैं। वो एक अंकगणित एक मायने रखता है, गिनती एक मायने रखती है, लेकिन अगर वो गिनती साइजेबल हो, ट्रेंड हो, आर्म्ड हो, कमिटेड हो, तो एक छोटी सी फौज में बड़े बड़े दुश्मन को हरा देती है। जी। अच्छा, तो लास्ट सवाल मेरा रहेगा आपसे। लास्ट सवाल मेरा रहेगा आपसे। वो ये कि मौजूदा दौर में कितनी लगती संभावना कि मोदी सरकार माओवादियों के साथ शांति वार्ता या सीज फायर की तरफ आगे नहीं बढ़ेगी? करेगी, तब नहीं जबकि करेगी, उन्होंने जो है बसरवाद तय कर दिया। नहीं नहीं करेगी, करेगी। किसी हालत में नहीं करेगी। कैसे तो माओवादी के पास क्या मोदी लगता है, सरकार लड़ना ही विकल्प एक मात्र है? मोदी सरकार जिसके हवाई जहाज में घूमकर भाषण देकर बनी हुई है, उसी के स्वार्थ की रक्षा करेगी ना। वार्ता करके क्या नुकसान होगा? किसको होगा? अगर वार्ता नहीं होती है, सीज फायर नहीं होता है, नुकसान किसको होगा अधिक, मोदी सरकार को या माओवादियों को? नुकसान तो खैर दोनों को होगा, लेकिन मौजूदा हालत में माओवादियों को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जी। जो जमीनी सच्चाई यही है। क्या लेकिन लगता इससे है, माओवादी आंदोलन इस चीज दब को जाएगा। कर पाएंगे? इसका एक उल्टा असर भी हो सकता है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं।
हम्म, जो आज तक न्यूट्रल है, जो न सरकार के साथ है न माओवादियों के साथ है, हम्म, वो जमीनी स्तर पर जो रियलिटीज है उसको देखने के बाद हो सकता है कि वो माओवादियों के साथ जुड़ भी जाए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। हम्म। तब आप क्या करेंगे? आखिर एक बात बताओ, माओवादियों को फंडिंग कहाँ से हो रही है? आम लोगों से। ले, सिर्फ लेवी तो नहीं वसूल, ले भी, हाँ, नहीं, ये आम लोग कौन है? जनता। स्पष्ट। माओवादियों को हथियार कहाँ से अच्छा, मिले? AK-47 AK-56 कहाँ से मिले? वो तो पुलिस से छीन लेती है मार्केट। छीन भी लेती है और भी सोर्सेस, तो स्मगल जोन वहां सोचिए से एक आ चीज, रहा है। लास्ट मेरा सवाल, फिर मेरा एक सवाल और रह जाएगा इसी स्थिति में। माओवादियों का कहना था जितना दमन हम पर हुआ है उतना ही ज्यादा हम विकसित हुए हैं। मसलन तलवार जुलूम शुरू होने के पहले माओवादियों के पास में हमेशा हुआ 500 है, लोगों हमेशा का हुआ इकट्ठा हुआ करता था, और जब जुलूम खत्म हुआ तब 55,000 की संख्या इसके पास थी। है। हाँ तो बिल्कुल। क्या लगता है, मतलब जितना दमन होगा उतना ज्यादा ये बढ़ेगा? वो तो जितना दबाओगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई के जो कारण है उस कारण पर तो चोट कोई नहीं कर रही है ना सरकार। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। तो जब तक परिस्थितियां ये बनी मूल रहेंगी, बात है। जब तक परिस्थितियां बनी रहेंगी, तब तक वो योद्धाओं की जमीन जो है वो जरखेज रहेगी, वो थोड़े बंजर हो जाएगी। हम्म। प्रतिरोध की बिल्कुल। जमीन तो बंजर तब होती है जब वो प्रतिरोध के कारण जो परिस्थितियां हैं उनमें आमूलचूल वो खत्म हो परिवर्तन, जाए। जी, और बिल्कुल। उनमें परिवर्तन और करने से ये व्यवस्था अपने आप धड़धड़ा के गिर जाएगी, इसलिए वो करेंगे नहीं। जी, इसीलिए मैंने कहा ये तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जल जंगल जमीन तो दाम जी। दे दिया गया है। इसीलिए ना हम लोग तो ये नारा देते बहुत। थे किसी जमाने में, हम्म, जब तक भूखा जी। इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तूफान, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुना है। सुब्रत जी, आपने बहुत सुंदर नारे के साथ में चीजों को समाप्त किया है। और एक चीज ये भी रहा है कि जितना दमन होगा उतना ज्यादा विस्फोट होगा, और जो माओवादियों पर जितना आप प्रहार कर रहे हैं उसी हिसाब से उसके अंदर लोगों के अंदर भी आक्रोश पनपेगा कि जब ये वार्ता के लिए आ रहे हैं तो वार्ता क्यों नहीं कर रही है। इसका भी दुष्परिणाम मोदी साहब को झेलना पड़ सकता है। माओवादी खत्म जो हो रहा है हो ही रहा, देख ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत जी, नमस्कार आपको। और हम दर्शकों को विदा लेते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत जी। और जब धन्यवाद, लाइक कीजिए, धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए, सर। शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। धन्यवाद।